हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, तो जिसमें मैंने आपको 2011 के करा दी है, 2012 के करा दी है। अब आप रीड की तैयारी कर रहे हो तो पैटर्न आपको पता ही है कि इसमें 60 मार्क्स में मैथ और साइंस दोनों के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनमें पेडागोजी भी इनकी पूछी जाती है। 5 से 6 क्वेश्चन है वो पेडागोजी के भी बनते हैं, ठीक है। कभी कभी 10 भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैथ का पोर्शन मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले मैं आप लोगों को सिर्फ साइंस का पोर्शन करा रही हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। और चलिए आज हम करते हैं जो रीड का 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर है, वो मैं आपको सोल्व कराई हूँ साइंस पोर्शन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है सबसे पहले वो क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये कह रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन ड्राई स्लेक लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। देखो सबसे पहले स्लेक लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, उसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब स्लेक लाइम होता है, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, जब इसमें क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो क्या होता है। देखो जब भी हम लाइम वाटर में से क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो हमारे पास में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म होता है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वाटर। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आंसर होगा उसका क्या होगा, ए इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है उसका फादर किसको बोला जाता है, तो जो एरिस्टोटल है उसको बायोलॉजी का फादर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे कुछ पैडागोजी के क्वेश्चन है जो कि साइंस पैडागोजी के हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एक्शन वर्ब। मतलब इसमें आपको बताना है कि एक्शन वर्ब कौन सा है। तो भाई देखना, सुनना और किसी चीज़ को जानना, तो ये तो हमारी एक्शन वर्ब नहीं होती। जब हम किसी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं तो ये हमारी क्या होती है, एक्शन वर्ब के अंदर काउंट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। ये कह रहा है कि जो साइंस होती है, ठीक है, साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द chaotic डाइवर्सिटी ऑफ आवर सेंस एक्सपीरियंस करस्पॉन्डिंग टू लॉजिकल यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा जो ज्ञान होता है, हमारी जो नॉलेज होती है, वो हम जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, उनकी एक अस्त व्यस्त, ठीक है, मतलब एक डिसऑर्डरलेस विभिन्नता को एक लॉजिकल रीजनिंग में डालने का एक प्रयास होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो डेफिनेशन है साइंस की वो किसने दी थी। तो भाई ये जो डेफिनेशन थी ये किसने बोली थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच मेथड इज चाइल्ड सेंटर। यहाँ पे बताना है कि चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट मेथड, चाइल्ड सेंटर का मतलब होता है कि जिसमें मेन कर्ता धर्ता जो होता है वो चाइल्ड होता है। देखो प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है समूह के अंदर, फिर वो उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। मतलब उसमें मेन जो सब्जेक्ट है, जो काम को करने वाला है वो कौन है, चाइल्ड है। तो इसका ये भी आंसर होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई कोई भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है तो उसमें खुद ही तो वो पार्टिसिपेट करता है। लेबोरेटरी मेथड, जब कोई भी लेबोरेटरी में हम कोई भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बच्चा खुद अपने हाथों से करता है ना, यानी लर्निंग बाय डूइंग से करता है। तो इसका मतलब सारी ही हमारी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। ये कह रहा है कि वह हु हैज़ गिवन टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है ना, जो भी हमारे शिक्षण उद्देश्य है, उनका जो क्लासिफिकेशन कर रखा है, जो टैक्सोनॉमी है, ठीक है, वो किसने दी है। तो भाई आपको पता है कि जो ब्लूम है उसने क्या है, 3 भागों में टीचिंग ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी एस ब्लूम। तो इसका आंसर क्या होगा, 26, सॉरी सी, 126 का क्या होगा, सी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसके जो फादर हैं, ठीक है, वो कौन है। तो भाई जो ब्रांचिंग प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन है उसके जो फादर होते हैं वो किसको बोला जाता है, नॉर्मर ए क्राउडर को बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मर ए क्राउड जो होते हैं ये ब्रांचिंग प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन है उसके क्या है, फादर है। और अभिकर्मिक अनुदेशन के जनक किसको बोला जाता है, वो बी एफ स्किनर है, जिन्होंने लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया था। तो लीनियर प्रोग्राम का अगर पूछे तो बी एफ स्किनर, और अगर ब्रांचिंग का पूछे तो नॉर्मर ए क्राउडर। उसके बाद नेक्स्ट
आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पे रूट वर्ड यूज हो रहा है क्राउड, ठीक है, तो ऐसे बोल लो कि जो क्राउड होती है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में जब ब्रांचिंग, मतलब जब ट्री में ब्रांचिंग होती है तो एक तो भीड़ सी हो जाती है ना, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग को करिकुलर एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग, मतलब साइंस टीचिंग की आपको एक को करिकुलर एक्टिविटी बतानी है। तो भाई ब्लैक बोर्ड नहीं होता, टेक्स्ट बुक नहीं होती, ऑडियो विजुअल एड नहीं होता। साइंस टीचिंग जब हम कराते हैं तो उसमें हम साइंस फेयर है उसके थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को जानने का मतलब इसमें ना मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल ऑडियो एड, मतलब इसमें स्वर्ण सामग्री आपको बतानी है। तो देखो स्वर्ण सामग्री आपको बतानी है, तो जो ग्रामोफोन होता है ये क्या होता है, एक स्मरण सामग्री होती है ना। इसको इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा ऑडियो एड है, हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो हम सुन सकते हैं, तो ग्रामोफोन क्या होता है, एक ऑडियो एड्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना कि बीच में इसमें पैडागोजी के क्वेश्चन इंक्लूड है, तो वो मैं कर लेती हूँ, कोई स्किप नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट है मेन पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का बताना है कि मेन पर्पज क्या होता है। टू सेट क्वेश्चन पेपर ओनली, ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इवैल्यूएशन में क्या होता है, हम लर्नर की जो भी सीखता है, जो भी लर्नर होता है उसकी हम परफॉर्मेंस को जानते हैं, ठीक है। फिर हम उनकी कमजोरी का पता लगाते हैं, फिर उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर राइट होएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज लास्ट स्टेप इज रिमेडियल टीचिंग। जो रिमेडियल टीचिंग होती है जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है। तो भाई उसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग, मतलब जब हमें बच्चे की कमजोरी का पता लग जाता है तो अब हम उसको डायग्नोस्ट करेंगे ना, उसका निदान भी करेंगे, तो कौन सा होता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद अब शुरू होता है दोबारा से अपने सब्जेक्ट वाला पोर्शन। देखो इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जो डिवाइड नहीं होते, ठीक है, अगुणित जिसको हम बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि प्लांट का जो बॉडी पार्ट होता है उसमें हैप्लॉइड कौन होता है, ठीक है। तो भाई जो गेमेट होता है ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जो गेमेट होता है ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो मानव जाति है उसके लिए एक बेनिफिशियल होता है। देखो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। इसका जो उपयोग होता है ये क्या होता है, योगर्ट बनाने में किया जाता है। योगर्ट जो योगहर्ट क्या होता है, मैंने क्या बोला, योगहर्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। योगर्ट क्या होता है, ये मिल्क से बनाए जाने वाला एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें और ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। देखो पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम एक फंजाई होती है, ठीक है। पेनिसिलियम क्या होती है, एक फंजाई होती है, ठीक है। और जो साल्मोनेला होता है ये क्या होता है, जो हमारा फूड होता है उसको टॉक्सिक बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस, यही क्या होता है, मनुष्य के लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस कंटेन, कि जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। देखो जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, ये हमारी स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो मतलब इसको सेक्रिएट करती है। तो गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसमें कौन कौन पाया जाता है, उसमें भाई रेनिन पाया जाता है, ठीक है। कौन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन पाया जाता है, इसमें लाइपेज पाया जाता है, ठीक है। कौन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। और साथ में क्या होता है, इसमें पैप्सिन, पैप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। रेनिन होता है, ठीक है, लाइपेज होता है और पैप्सिन होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर होते हैं। तो इसमें क्या कौन सा आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। मैंने आपको प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ाए थे तो उसमें से ये क्वेश्चन बन रहा है। ये कह रहा है कि प्लांट के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है कि अगर हम प्लांट को उनको थोड़ी सी भी क्वांटिटी में दें तो मतलब वो उनके लिए क्या होता है, यूजफुल होते हैं। तो इसने माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीज। जो मैग्नीज होता है ये क्या होता है, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रिएट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। टेस्टिकुलर हार्मोन्स होता है एंड्रोजन जो कि मैन के अंदर होता है, ठीक है।
तो कहाँ से निकलता है, ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं वहाँ से ये निकलता है। तो ये कह रहा है कि कौन सी सेल होती है जो मैन में इस एंड्रोजन हार्मोन को सेक्रिएट करने का काम करती है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, लीडिंग सेल्स। ठीक है, क्या आएगा, लीडिंग सेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट जो टेम्परेचर होता है हेल्दी पर्सन की बॉडी का, तो वो आपको बताना है। तो भाई ये तो हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, एक एक्चुअल मतलब टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन। ठीक है, आपको बताना है कि जो 1 न्यूटन होता है ये कितने डाइन के इक्वल होता है। तो हमें एक रिलेशन पता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 10⁵, यानी बी आंसर क्या होगा इसका, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट एसेंशियली नॉट रिक्वायर्ड द मीडियम। मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा हीट का वो मीडियम है, मोड है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में रिपीट हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि जो हीट के ट्रांसफ़र होने के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। जिसमें से जो रेडिएशन होता है ना उसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे सन से अर्थ पर जो रेडिएशंस आती है तो उसको यहाँ तक आने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। एयर में साउंड की वेलोसिटी दे रखी है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर गैस का प्रेशर है उसको डबल कर दिया जाए तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी है साउंड की, वो क्या होगी एयर में। देखो प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर का और साउंड की वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है ना। साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती। प्रेशर को चाहे हम घटा ले चाहे या बढ़ा ले, है ना। जो साउंड होता है उसकी वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी साउंड की वेलोसिटी पहले जितनी थी प्रेशर बढ़ाने के बाद भी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, 332 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेप्ट वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस से एक्सेप्ट वेलोसिटी बतानी है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम कितनी हाइट तक भेज सकते हैं। तो भाई इसकी जो आंसर है वो क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। ये कह रहा है कि नेचुरल फाइबर आर, कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो आपको बताने हैं। देखो जो कॉटन होता है ये हमारा नेचुरल फाइबर है क्योंकि हमें प्लांट से मिलता है। जो वूल होती है ये भी हमारा नेचुरल फाइबर होता है क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलता है। सिल्क होता है ये भी एक नेचुरल फाइबर है क्योंकि हमें क्या मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। जो सिल्क वॉर्म जो शहतूत के पत्तों को क्या करता है भाई, खाता है, फिर वहाँ पे उसकी पूरी मतलब सिल्क की प्रोडक्शन आपने पढ़ रखी है। तो नेचुरल फाइबर बेसिकली कौन से फाइबर होते हैं, जो हमें या तो प्लांट से मिले या एनिमल से मिले। तो सारे ही हमें इसमें से सारे जो प्लांट से भी मिल रहे हैं और एनिमल से मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कंपोजिशन परसेंटेज बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का और SiO2 का पोर्टलैंड सीमेंट में। यानी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड कितने अमाउंट में पाया जाता है और सिलिकॉन जो ऑक्साइड होता है वो कितने अमाउंट में पाया जाता है। तो देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना पोर्टलैंड सीमेंट में, वो 60 से लेकर 68% तक पाया जाता है। जबकि जो SiO2 होता है ये 17 से 24% पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो 5% फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं। ठीक है, Fe2O3 भी पाया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट में। ये कितना पाया जाता है, ये 3% होता है। ठीक है, और 3% इसमें कुछ और भी मतलब फैक्टर्स होते हैं जो वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पोर्टलैंड का क्या था, कंपोजिशन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। अब देखो ये इन्होंने IT का क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो पहला है मोज़िला, ठीक है, सेकंड है ओपेरा, ठीक है, थर्ड है नेटस्केप नेविगेटर, 4 है नेटस्केप, 5th है इंटरनेट एक्सप्लोरर, 6 है मोज़िला फायरफॉक्स। तो देखो सारे के सारे ही हमारे वेब ब्राउज़र के क्या हैं, टाइप्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रॉयड। ये कह रहा है कि जो एस्ट्रॉयड होता है ये किन की ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। तो भाई हमने पढ़ा है, ठीक है, सैटेलाइट वाले चैप्टर में
सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं ना, बेसिकली जो मार्स और जुपिटर होता है उनके बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, मार्स और जुपिटर है, इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड कौन सा होता है, तो सेरेस जो होता है ये सबसे बड़ा क्या होता है? एस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है साउंड टॉपिक से सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड, नेविगेशन, ठीक है, एंड रेंजिंग, ये तो इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये कह रहे हैं कि जो सोनार होता है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? भाई बेसिकली हम सोनार टेक्निक का यूज़ करते हैं वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसकी डेप्थ कितनी है ना, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, यही तो हम सब नापते हैं इस सोनार टेक्निक से। ठीक है, और सोनार के अंदर क्या होता है? यूवी रेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रा जो सोनिक वेव्स होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी हमें डिस्टेंस पता लगानी है, उसकी वेलोसिटी पता लगानी है, उसकी डायरेक्शन पता लगानी है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 147। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट है वो कौन सी है। देखो PbO है ना, इसको रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने के बाद हमें PbS मिल रहा है और CO2 मिल रहा है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ने और आंसर देना है, लेकिन ये कह रहा है कि इनकरेक्ट होनी चाहिए वो स्टेटमेंट, करेक्ट नहीं होनी चाहिए। देखो PbO से हमें PbS मिल रहा है। ठीक है, PbO से PbS मिल रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब जो हमारा लेड ऑक्साइड है ये तो हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे लेड ऑक्साइड तो हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो पहले में कह रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, तो लेड तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो लेड ऑक्साइड है और लेड सल्फाइड है, तो इसका क्या होगा? पहला आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है कि CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखो कार्बन से हमें CO2 मिल रही है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन का ऐड होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, CO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि हमें हमेशा रिएक्टेंट को देखकर आंसर देना होता है। तो कार्बन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब सेकंड वाली स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कि जो कार्बन है ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, कार्बन इसमें ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है, क्योंकि कार्बन से हमें CO2 मिल रहा है तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। उसके बाद 4 कह रहा है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ये आंसर भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेड ऑक्साइड से हमें लेड सल्फाइड मिल रहा है, यानी लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, यानी ये रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट तो क्या है? करेक्ट है। बाकी की बची फर्स्ट और सेकंड, ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शन के आपको प्रोडक्ट बताने। देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सबसे पहले यहाँ पे आयरन सल्फेट का क्रिस्टल लिया है, कैसा कलर होता है इसका? ग्रीन। इसको हीट किया है, तो भाई सबसे पहले जब हम किसी भी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उसमें जितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाता है ना, यानी पहले तो हमें M जो होगा हमारा वो सिंपल हमें क्या मिलेगा? FeSO4 मिलेगा। ठीक है, अब FeSO4 को दोबारा से यहाँ पे हीट किया है, तो यहाँ पे जब आयरन सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक तो आयरन की ऑक्साइड मिलती है और दो यहाँ पे गैस मिलती है SO2 और SO3, जिसमें बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल आती है। ठीक है, तो इसका मतलब M का तो क्या हो गया? FeSO4। तो इसमें दो ऐसे हैं जिसमें FeSO4 है, ये काट तो ये काट तो, यानी ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब M तो दोनों में सही है, क्या मिलेगा? FeSO4। लेकिन जब हम इसका दोबारा से थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है Fe2O3, लेकिन इस वाले में तो सिर्फ Fe है, तो इसका मतलब ये आंसर भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। तो इसका क्या होगा? सी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज। ये कह रहा है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या होती है? तो देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? ये हीट एनर्जी होती है जो किसी भी 1 ग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड को, सॉरी क्योंकि वेपराइजेशन है तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो जब हम 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, जो रिक्वायर होती है वो हमारी क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पर इसमें ना एक चीज़ और आनी थी, यहाँ पे आता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी 4 इक्वेशन में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर तो लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट ही नहीं है।
तो इसके लिए मेरे ख्याल से 2015 में बोनस मार्क्स मिला था, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है कि जब हमारे पास में किसी भी लिक्विड का 1 किलोग्राम होता है, तो उस 1 किलोग्राम लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग करेंगे तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके बोनस मार्क्स आपको शायद 2015 में गिवन दिए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 8 ग्राम ऑफ O2 मोलिक्यूल्स। ये कह रहा है कि यहाँ पर 8 ग्राम O2 मोलिक्यूल्स है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। देखो, मैंने आपको मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक कराया था, जिसने भी वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाएं, ठीक है, और उसमें डालें मोल कंसेप्ट टॉपिक, तो निकल जाएगा वहाँ पे, या फिर आप केमिस्ट्री की जो भी मेरी प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट निकालिए, एचटेट TGT केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें जब ये टॉपिक मतलब प्लेलिस्ट निकलेगी तो उसमें ये टॉपिक मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल में। देखो, 1 मोल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन के 1 मोल की बात करूं, तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, और हमें पता है कि 1 मोल जो ऑक्सीजन होती है यानी O2, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 32, यानी 32 ग्राम के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। एक का अगर हम निकालेंगे तो यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 32, लेकिन ये हमसे कितने का पूछ रहा है, 8 ग्राम का, तो 8 ग्राम का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर नंबर 2, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, क्या करना है आपको, O2 मॉलिक्यूल है, उसमें बताना है 8 ग्राम में, तो हमें पता है कि जो O2 होता है, 1 मोल O2 का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 ग्राम होता है, तो सीधा सीधा हमें पता है कि 32 ग्राम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसकी संख्या ये होती है, 1 का अगर हम निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा, और 8 का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये साइंस के क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।